नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में कांग्रेस में गांधी वाड्रा भाई बहन को कौन सा खतरा बेचैन करता हुआ, दक्षिण भारत के राज्यों में बांटो और जीतो की घटिया चुनाव रणनीति किस प्रकार खेली जा रही है, बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटर क्यों असमंजस की स्थिति में है और कोविड वैक्सीन के मामले में भारत की कामयाबी से खिसियाकर चीन कौन से हथकंडों की भुजिया बना रहा है। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट वार्ताखंड में करेंगे जेनरेशन जेड की मतलब की बात। साथ में आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में और जिंदगी के फलसफों से ढूंढ निकालेंगे कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं गांधी वाड्रा भाई बहन के टेंशन के साथ। G23 कहे जाने वाले असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के हाल फिलहाल की गतिविधियों से यह साफ होता जा रहा है कि ये असंतुष्ट नेता चुप बैठने वाले नहीं है। ये असंतुष्ट नेता उसी के तहत कांग्रेसी लीडरशिप को चूटी काटते रहेंगे और वो ऐसा कर भी रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का किया गया तारीफ के रूप में हो या फिर बंगाल में कांग्रेस के इंडियन सेकुलर फ्रंट शॉर्ट में ISF के साथ गठबंधन की आलोचना के रूप में हो। कांग्रेस ने बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले ISF के साथ गठजोड़ कर लिया है। वरिष्ठ असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेसी लीडरशिप को आड़े हाथों लेते हुए बयान दिया कि ISF के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा से अलग है। अपने कथित विवादित बयानों, जिनमें कट्टरता जैसे विषय भी कथित रूप से शामिल किए बताए जाते हैं, के कारण अब्बास सिद्दीकी सुर्खियों में बने रहे हैं। जो भी हो, इस गठजोड़ को लेकर कांग्रेस में आंतरिक जूत बाजार का सूत्रपात हो गया है। शर्मा पर जवाबी धावा बोलकर इस कलह को दबाने का भरसक प्रयास चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि असंतुष्ट नेता यहीं चुप बैठ जाएंगे। मैंने पिछले एपिसोड में राजनीति में इंश्योरेंस पॉलिसी का उल्लेख किया था। अगर ये असंतुष्ट नेता कांग्रेस में अपनी मौजूदगी को मजबूती से बनाए रखने के उद्देश्य से किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का जलवा दिखाते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में यह पहलू रोचक रहेगा कि इन असंतुष्ट नेताओं में से कोई अपने जेब से इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है या नहीं। अगर निकालता है तो वो क्या है। आप सोच रहे होंगे कि यह इंश्योरेंस पॉलिसी क्या चीज है, तो इस पर चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अब बात दक्षिण भारत के राज्यों में बांटो और जीतो की घटिया चुनावी रणनीति के बारे में। बांटो और जीतो की नीति याद दिलाती है अंग्रेजों की उस डिवाइड एंड कॉन्कर की गंदी चालाकी की, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने दुनिया में अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया, कामयाब भी हुए। खबरों के अनुसार हाल में तमिलनाडु में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। खबरों के अनुसार राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिल्ली से PM मोदी कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी बयानबाजी उत्तर और दक्षिण के बीच एक दरार डालने के प्रयास में देखना लॉजिकल होगा। अभी चंद दिन पहले राहुल गांधी ने वायनाड में जिस तरह केरल के लोगों की राजनीतिक समझ को उत्तर भारत के लोगों की समझ की तुलना में बेहतर बताया, वो भी दक्षिण और उत्तर भारत के बीच दरार डालकर बांटो और जीतो की नीति के अलावा और क्या हो सकता है। जिन लोगों को 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी के शासनकाल के दिन याद हैं, उन्हें याद होगा कि दिल्ली में कांग्रेस की आला कमान किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश कमेटी के अध्यक्षों से पेश आती थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने में कई कई दिन लग जाते थे। लोगों को याद होगा जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष YS राजशेखर रेड्डी को 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री को संदेश भेजा गया कि रेड्डी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, तब जाकर अपॉइंटमेंट मिला। लोगों को यह भी याद होगा कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री T अंजैया दिल्ली से उनकी सरकार को रिमोट कंट्रोल किए जाने को लेकर बहुत नाराज थे। उन्हें अंततः इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया और फिर बाद में अंजैया को पार्टी से बाहर भी कर दिया गया। लिहाजा राहुल गांधी का दिल्ली से कंट्रोल किए जाने का आरोप कुछ हजम नहीं होता। अब रुख करते हैं बंगाल चुनाव की ओर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी अरमानों और उम्मीदों के साथ बंगाल के चुनाव में कूदे।
ओवैसी और आईएसएफ के नेता अब्बास सिद्दीकी आपस में मिले भी थे पहले, लेकिन अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ हो जाने के बाद ओवैसी की प्लानिंग डगमगा गई है। ओवैसी ने कहा है कि उचित समय पर वो विस्तार से बंगाल चुनाव के बारे में प्रकाश डालेंगे। आईएसएफ और कांग्रेस के गठजोड़ से मुस्लिम वोटर असमंजस में पड़ गए हैं। अब उनके सामने 3 विकल्प हैं, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम और आईएसएफ। लेकिन वोटर भी बहुत समझदारी से काम लेते हैं आजकल। अक्सर वे संभावित विजेता पार्टी के साथ चल देना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वोट डालने वाले दिन संभावित जीत की हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन चूंकि मतदान 8 चरण में पूरे होंगे, इसलिए हवा की दिशा मौसम की तरह बदलती हुई प्रतीत होगी और लोगों को कंफ्यूज करेगी। कंफ्यूज होने वालों में ओवैसी भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे अप्रैल में होने वाली वोटिंग क्या गुल खिलाती है, यह रोचक विषय रहेगा। अब चीन की बढ़ती खिसियाहट पर कोविड-19 के वैक्सीन बनाने और दूसरे देशों को देने के मामले में भारत की लगातार कामयाबियों से चीन बौखला रहा है। इन खबरों से कि भारत बायोटेक का वैक्सीन कोवैक्सीन ने तीसरे चरण के परीक्षण में अच्छे नतीजे दिखाए हैं, चीन को और मिर्ची लगेगी। जैसा कि दुनिया भर के देशों को पता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामी ग्रामी विदेशी कंपनी एस्ट्राजेनेका के लिए वैक्सीन बना रहा है, जिसे एस्ट्राजेनेका विश्व के नाना देशों में सप्लाई कर रहा है। जहां एक और भारत में बने वैक्सीन चीन में बने वैक्सीन की तुलना में सस्ते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में बने वैक्सीन अच्छे खासे प्रभावी पाए जा रहे हैं। लिहाजा दुनिया के तमाम देशों में भारत में बने वैक्सीन की भारी मांग हो रही है। भारत की इन कामयाबियों से चीन की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खबरों के अनुसार चीन के हैकर भारत की वैक्सीन बनाने की कंपनियों का सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वैक्सीन उत्पादन को गड़बड़ा दिया जाए। उम्मीद है भारत की कंपनियां सतर्क हैं और सारी सावधानियां बरत रही हैं। ऐसी खबरें भी सुनने में आई कि चीन भारत की बिजली सप्लाई ग्रिड भी हैक करने के फिराक में है। पिछले साल अक्टूबर में लगभग पूरी मुंबई में अकस्मात बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी 10-12 घंटों के लिए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह संभावना जताई है कि यह घटना चीन के साइबर आक्रमण के कारण हुआ होगा। भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार मानवीय भूल के कारण बत्ती गुल हुई थी। चीन ये हरकतें एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के अंतर्गत कर रहा है। शायद मैं इस शो के आरंभिक एपिसोड्स में एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बारे में खुलासा कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। अब यूथ डायरेक्ट, इस वार्ता खंड में युवा वर्ग के मतलब की बात होगी, सीधे युवा वर्ग के साथ। हम आज बात करेंगे जनरेशन जेड के फाइनेंशियल या आर्थिक फोकस के बारे में। जेन जेड के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि काम किया जाता है या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, और यह भी कतई संभव है कि कोई काम उतना आनंददायक ना हो। ऐसा नहीं कि वे अपने काम से आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन आनंद मिलना एक बेसिक जरूरत नहीं है। यह विचारधारा प्रैक्टिकल है और काबिले तारीफ भी। इसलिए शायद जेन जेड के सदस्य प्रकृति से उद्यमी हैं, व्यवसाय में बहुत रुचि है उनकी। जेन जेड के सदस्य नए विचारों को आजमाने में नहीं हिचकिचाते, यह भी बहुत अच्छी बात है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जनरेशन जेड के उद्यमी प्रकृति के बारे में। जेन जेड के युवा क्या सोचते हैं, अपने विचार अवश्य लिखें कमेंट्स सेक्शन में। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। आज का सुझाव, कोई नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। जो आप जानते हैं, अगर उससे आगे जाकर कोई नई चीज सीखने या करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो आपका और विकास नहीं हो पाएगा। एक ही ढर्रे में फंसे रहने से कुछ खास हासिल नहीं होता। इसके अलावा आपकी पूरी क्षमताओं का भी तो इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए कुछ नया सीखिए, नया कीजिए। अपने अनुभव हमसे शेयर करें, बेखटक बेधड़क शुरू तो कीजिए, मैं हूं आपके साथ। अब अपने करियर को सुधारने की बातें, जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, आज बात करेंगे गैप एनालिसिस के बारे में। उम्मीद है आपने अपने करियर को गति देने के लिए स्मार्ट गोल्स बना लिए हैं। जिन्होंने इस शो में स्मार्ट गोल्स वाला एपिसोड नहीं देखा, वे कृपया देख लें। अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको देखना होगा कि आप जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं अपने करियर में, उसे हासिल करने के लिए क्या आपके पास सभी
आवश्यक स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं और जिन अतिरिक्त स्किल्स की जरूरत है उसकी बारीकी से जांच करें। इसे गैप एनालिसिस कहा जाता है। इस एनालिसिस को करने के बाद आप लग जाइए अतिरिक्त स्किल्स को प्राप्त करने में। अभी बात की ना हमने कुछ नया सीखने की, तो लग जाइए, बताइए कैसा चल रहा है। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एल्विन टॉफलर ने कहा है कि द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। अर्थात 21वीं सदी में अशिक्षित वे नहीं होंगे जिन्हें पढ़ना या लिखना नहीं आता, बल्कि वे होंगे जिनमें सीखने, उसे भूलने और उसे भूलकर फिर से नया सीखने की क्षमता नहीं होगी। कोविड-19 ने क्या यह पाठ बहुत निर्दयता से नहीं सिखाया? लिहाजा कुछ ना कुछ नई चीज सीखिए, कोशिश तो कीजिए। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें भारत के खास मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।